नमस्कार छात्रों। आज हम देख रहे हैं इकाई दूसरी में से दूसरा पाठ दो लघु कथाएँ जो पूरक पठन के तौर से हमें दिया गया है, जिसके लेखक नरेंद्र छाबड़ा जी है। थोड़ा सा गद्य संबंधी जानकारी सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए, यहाँ दो लघु कथाएँ दी गई है। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। यानी कि पहली लोक कथा के माध्यम से छाबड़ा जी ने बता दिया है कि हम बड़े बड़े होटलों में, मॉल में, दुकानों में जाते हैं तब ज़्यादातर मोल भाव नहीं करते। जितने भी रुपए हो वो हम देकर बड़ी शान से चले आते हैं। लेकिन एक आध छोटा सा फेरी वाला हो, एक आध सेल्समैन हो, उसका सामान खरीदते वक्त हम यूं ही मोल भाव करते रहते हैं, उसकी कीमत कम करने की सोचते रहते हैं। लेकिन यह अच्छा नहीं है, यह लेखक ने यहाँ पर जताया है। दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। दूसरी लोक कथा के माध्यम से, जिसका शीर्षक है सही उत्तर, इस लोक कथा में लेखक ने बढ़ती हुई रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के कारण जो समाज की अवस्था बन गई है उस पर व्यंग किया है, मतलब उसका विरोध किया है। और लेखक ने इस कथा के माध्यम से दर्शाया है कि सत्य का पालन ही हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है। अब पाठ की ओर चलते हैं। सबसे पहली लोक कथा है जिसका शीर्षक है कंगाल। देखिए, इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। मतलब देखिए, गर्मी का मौसम है और इस गर्मी के मौसम में हम देखते हैं कि हम पसीना पसीना हो जाते हैं और रातों में भी यह परेशानी कम नहीं होती। रातों में भी लू मतलब गर्म हवा, यानी कि रातों में जो हवा बहती है उसमें भी एक प्रकार की गर्माहट होती है, उमस होती है, जिसकी वजह से, उमस मतलब जिसमें एक प्रकार की गर्म, जो समुद्र किनारे जो हवा हम देखते हैं उसके समान, जिसकी वजह से हमें पसीना आ जाता है। और लीजे मतलब सिलन भरा, यानी कि ऐसे सिलन भरे, घुटन भरे मौसम से लेखक राहत पाना चाहते हैं। राहत मतलब थोड़ा सा, यानी कि प्रसन्नता, तरोताज़ा होने के लिए किसी अन्य जगह पर, पहाड़ों पर वे जाना चाहते हैं। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। यानी कि लेखक ने जैसा तय किया था उसके मुताबिक अगले ही दिन लेखक पर्वतीय स्थलों की यात्रा करने के लिए निकल पड़े। जहाँ जाते ही उनका मन 2-3 दिनों में ही थोड़ा सा उन्हें सुकून सा मिल गया। सुकून सा मतलब उनके मन को ठंडक मिल गई, शांति वहाँ पर उन्हें महसूस होने लगी, क्योंकि वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ के हरे भरे पहाड़ जो अपना सीना ताने खड़े थे, मानो दीर्घता, शांत वृत्ति से दीर्घता सिद्ध ये करते हुए ये वृक्ष दिखाई दे रहे थे। और पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर
उठकर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने, नीरवता मतलब निशब्दता, इन पहाड़ों के बीच से बहने वाले छोटे छोटे जो झरने हैं वह कभी कभार उनकी छोटी सी आवाज़ से यानी कि अपना अस्तित्व वे दिखा रहे थे। और लेखक के मन बदलाव के लिए यह सारा पर्याप्त था, यानी कि उचित था। प्रस्तुत यानी कि परिच्छेद में सीना तान कर खड़े रहना मतलब निर्भय होकर खड़े रहना, यह एक मुहावरा हमें यहाँ पर दिखाई देता है। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? यानी कि लेखक शाम के वक्त झील के किनारे टहल रहे थे, मतलब घूम रहे थे। अचानक एक भुट्टे वाला वहाँ पर आया और लेखक से गरम गरम भुट्टा लेंगी कि नहीं यह पूछा। यानी कि वह भूनकर मसाला लगाकर उसे देगा। भूनकर मतलब थोड़ा सा जिसे यानी कि थोड़ा सा जलाकर और उसमें नमक लगाकर उसे दिया जाता है। तो यह भुट्टा लेने के लिए उस भुट्टे वाले ने लेखक से विनती की। भुट्टा अब जानते हैं, यानी कि जिसे हम मराठी भाषा में मका कनीस हम कह सकते हैं। तो ऐसा यह भुट्टा जिसे यानी कि नमक वगैरह लगाकर नमकीन बनाकर उसे बेचा जाता है। तो सहज भाव से ही लेखक ने पूछा, कितने रुपए का है? 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए। यानी कि लेखक ने उस भुट्टे वाले से कहा, अरे 5 रुपए बहुत होते हैं, हमारे शहरों में 2 रुपए में यह मिल जाता है, ठीक है तुम 3 ले लो। लेकिन भुट्टे वाले ने कहा कि नहीं साहब, मैं नहीं दे सकता। लेखक ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसा कह के लेखक आगे बढ़ गए। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल है हम। यानी कि लेखक के पाँव अचानक ठिठक गए, मतलब रुक गए। और लेखक के मन में एक विचार आया कि देखो, हम पहाड़ों पर घूमने के लिए न जाने कितने रुपए खर्च करते हैं, बड़े बड़े ऊंचे होटलों में रहते हैं, आलीशान होटलों में रहते हैं जहाँ पर ढेर सारा किराया हमें देना पड़ता है, बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं तो बिना दाम पूछे खर्च किया करते हैं, और एक छोटे से गरीब इंसान से हम 1-2 रुपए के लिए झिकझिक कर रहे हैं। यानी कि हम कितने कंगाल हैं। कंगाल मतलब गरीब है। यानी कि ऐसी भावना लेखक के मन में उमड़ आई। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। लेखक को यह उचित नहीं लगा। लेखक उल्टे पैर यानी कि पीछे वापस आए और उस भुट्टे वाले से 4 भुट्टे खरीद कर वे 20 रुपए में उन्होंने 4 भुट्टे ले लिए और वे चल पड़े, जिसकी वजह से उनके मन को एक प्रकार का सुकून महसूस हुआ, मतलब अब मन में शांति महसूस हुई। तो प्रस्तुत लघु कथा में लेखक ने जताया है कि हमें इस प्रकार जो छोटे फेरी वाले होते हैं उनके प्रति हमारे मन में स्नेह होना चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए। उनसे इस प्रकार 1-2 रुपए के लिए झिकझिक करना यह उचित नहीं होगा। दूसरी लोक कथा का शीर्षक है सही उत्तर। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। यानी कि प्रस्तुत लघु कथा में लेखक ने एक नौजवान युवक की कथा आपके सामने रखी है, जो नौकरी के लिए ढेर सारे आवेदन कर चुका है। आवेदन मतलब नौकरी के लिए अर्जी भेज चुका है। कई जगह पर उसने साक्षात्कार भी दिए हैं। साक्षात्कार मतलब मुलाकात देना, और उसके पास प्रमाण पत्रों से भरी हुई फाइल है। लेकिन ये सारी बातें उसे नौकरी दिलाने में नाकामयाब रही थी, यानी कि असफल रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार,
रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। मतलब यह देखिए, जहाँ जहाँ जाता है वह देखता है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पनप रही है। रिश्वत मतलब घूस लेना। तो इस रिश्वतखोरी का बोलबाला दिखाई देता है, जिसकी वजह से योग्यता होने के बावजूद भी उस युवक का चयन नहीं हो पाता है। चयन मतलब निवड़ होना। तो हर ओर से अब वो निराश हो चुका है। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को वो कोसने लगा है और इसके अलावा उसके वश में कुछ भी नहीं है। आज फिर से साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। यानी कि जहाँ जहाँ वह युवक साक्षात्कार के लिए जाता है, मुलाकात देने के लिए जाता है, वहाँ वहाँ आज तक उसने अपने देश प्रेम के प्रति, नैतिकता के प्रति, शिष्टाचार के प्रति, ईमानदारी के प्रति अच्छे अच्छे विचार वहाँ पर उसने रखे हैं और उस पर उसका विश्वास भी है। इसके बावजूद उसके नसीब में असफलता ही आई है। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? यानी कि जहाँ पर युवक साक्षात्कार करने के लिए गया है, मुलाकात के लिए गया है, वहाँ के एक अधिकारी ने उन्हें एक सवाल पूछा कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? राय मतलब आपके विचार कैसे है? भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। यानी कि युवक ने अपने विचार भ्रष्टाचार के प्रति रखे हैं। बड़े ही प्रभावपूर्ण शैली में युवक ने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। घुन मतलब कीड़ा, जो हम देखते हैं कि अनाजों में, लकड़ी में एक प्रकार का कीड़ा होता है, वो धीरे धीरे उस अनाज को, लकड़ी को खत्म कर देता है। उसके समान यह भ्रष्टाचार हमारी सामाजिक व्यवस्था में बैठा हुआ एक कीड़ा ही है, जिसके कारण आज की स्थिति चिंताजनक बनती जा रही है और हमारे देश के लिए यह एक कलंक है। कलंक मतलब एक दाग है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? यानी कि अधिकारी के चेहरे पर यह मुस्कान छा गई उनके विचार सुनकर, और कुछ उत्सुकता भी उनके मन में निर्माण हो गई। और एक दूसरे अधिकारी ने उन्हें प्रश्न किया कि रिश्वत को आप क्या मानते हैं? यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। युवक ने बड़े ही अच्छे ढंग से इसका जवाब दिया है। उसने कहा है कि यह भ्रष्टाचार की बहन जैसे रिश्वत यानी कि भ्रष्टाचार की बहन के समान ही है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे मित्रजनों में, रिश्तेदारों में अगर कोई प्रिय अवसर हो, यानी कि कोई किसी का अगर हम बर्थडे मना रहे हैं, तो ऐसे अवसरों पर, किसी शुभ अवसर पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं। इसका यानी कि उसके समान ही यह रिश्वत दिखाई दे रही है। लेकिन हम जब अपने प्रियजनों को उपहार देते हैं तो उसका मकसद हमारा यानी कि कर्तव्यों का आदान प्रदान हम करते हैं, यानी कि उपहार देकर हम केवल खुशियों को प्राप्त वहाँ पर करते हैं। लेकिन यहाँ पर रिश्वत के माध्यम से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी, न जाने ऐसी कई घटनाओं को हासिल किया जाता है इस रिश्वत के माध्यम से। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है, कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा।
यानी कि उसने कहा कि यह तो हमारे समाज के माथे पर एक कलंक ही है। यानी कि ऐसा कहकर मैं इस बात का समर्थन कतई नहीं करता। समर्थन मतलब अनुमोदन का देना। तो मेरी जो धारणा है वो मैंने आपको प्रकट की है। ऐसा कहते हुए वो तेजी से बाहर निकल आया, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर भी हमारा चयन नहीं होने वाला है, हमें नियुक्ति नहीं मिलने वाली है। आखिरी परिचित देखिए। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। यानी कि जैसे ही वह बाहर निकल गया, भीतर जो अधिकारी बैठे थे वो थोड़े से गंभीर हो गए और उन्होंने गंभीरता से विचार विमर्श किया, यानी कि अपने बीच में चर्चा की और उस युवक का जो उत्तर था वो सही था और उसे उन्होंने दाद दे दी और उसका चयन कर लिया। यानी कि आज वो युवक आज समझ गया कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। परास्त मतलब पराजित होना, यानी कि सत्य हमेशा सत्य ही होता है, वो कभी भी पराजित नहीं होता। और इसीलिए कहा जाता है सत्यमेव जयते। धन्यवाद छात्रों।